बार शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ग्लास स्लैब वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ग्लास स्लैब जो होता है वो जो रे ऑफ लाइट होती है उसे अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट कर देता है। किस तरीके से डिविएट करता है? When a ray of light passes through a rectangular glass slab, जब एक रे ऑफ लाइट जैसे कि ये इंसिडेंट रे है, जब ये पास होती है फ्रॉम एयर जो कि आपका रेयरर मीडियम है, रेयरर माध्यम है, इट इज द रेयरर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट हो जाती है। आप देख सकते हैं ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इसे बोला जाता है रे ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। तो इंसिडेंट रे जब भी रेयरर से ग्लास जो कि डेंसर मीडियम है, रेयरर से डेंसर की तरफ आएगी तो इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और फिर यही रिफ्रैक्टेड रे जब ग्लास से एयर की तरफ आएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसे इमर्जेंट रे कहा जाता है। ये इमर्जेंट रे है और ये जो ई बना है ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो जो ओरिजिनल एक्चुअल पाथ था रेस का, जो ओरिजिनल एक्चुअल पाथ था वो ये। और आप देख सकते हैं कि अब जो पाथ है उसमें इतना डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो शायद रेड कलर की रे होती, बट अब पिंक वाली जो रे है वो रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने की वजह से हुई है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी रिफ्रैक्शन होता है, जब कभी भी रिफ्रैक्शन होता है तो जो भी रे होगी, रे ऑफ लाइट होगी, वो अपने पाथ से डिविएट होगी। अगर रेयरर से डेंसर आ रही है तो नॉर्मल की तरफ, और डेंसर से रेयरर जा रही है तो नॉर्मल से दूर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दो लॉ हैं इसमें भी। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों to the interface to two transparent media at a point of which all lie on the same plane. सब सेम प्लेन पे लाई करेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। और एक स्नेल्स लॉ भी है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, वो है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल्स लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कुछ नहीं बट सिंपल भाषा में कहें तो इट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दोनों माध्यम के स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों तो n से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं n से रिप्रेजेंट है।
और फिर जो फॉर्मूला लिखा है वो यही लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। ये भी हो सकता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए, आपको किसी भी एक मीडियम की स्पीड दे दी जाए और आपको बोला जाए कि दूसरे मीडियम की स्पीड निकालिए, ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्फेरिकल लेंसेज पे। हमने बच्चों मिरर पढ़ चुके हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के थे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग। लेंस जो है उसमें बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट चलता है। लेंस, स्फेरिकल लेंस दो प्रकार के होते हैं। Spherical lens are of two types, convex lens और concave lens। जो convex lens होता है is thicker in the middle and thinner at the edge। बीच में अगर देखें तो थिक होता है convex। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच इसकी थिकनेस जो है वो ज्यादा है और एंड में थिकनेस कम है। पर कॉनकेव में जस्ट उल्टा है, बीचों बीच थिकनेस कम है और एट द एंड थिकनेस ज्यादा है। जैसे मिरर में हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, यहाँ उल्टा है बच्चों। कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर आप पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग मिरर था, पर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है। अब रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, इसके भी कुछ रूल्स हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए बच्चों कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, मैं ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है अगर आप इसे ऑब्जर्व करें बच्चों तो दिस इज ऑल्सो एन आर्क। कायदे से देखा जाए तो ये भी एक आर्क है, ये आधा आर्क है, फिर ये आधा आर्क है। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्व करें तो बच्चों ये भी एक इमेजिनरी सर्कल बनाएगा और वैसे ही रेड वाला भी एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करेगा। कायदे से देखा जाए तो यही होगा, दो सर्कल्स बनेंगे। ऑब्वियसली अगर सर्कल है तो मतलब उनका सेंटर होगा। ये जो 2F1 लिखा है ना, ये 2F1 जो है दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वैसे ही ये जो 2F2 है ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो बिल्कुल बीचों बीच है इसके, ये जो बिल्कुल बीचों बीच लाइन है ये क्या है, दिस इज द पोल। ये पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच आपको मिलेगा F, यानी कि फोकस। यहाँ पर भी F है
मतलब अगर आप लेंस में देखें तो वी हैव बोथ साइड, दोनों तरफ है C1 C2, और पोल और C1 के बीच में F1, पोल और C2 के बीच में F2। अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो पहला रूल है वो ये है कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बाद, ठीक है, कॉनकेव लेंस में रिफ्रैक्शन होने के बाद, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में, इट विल कन्वर्ज एंड विल पास फ्रॉम द फोकस, F2 से पास हो जाएगी। पहला रूल ये है कि इफ अ रे ऑफ लाइट coming parallel to the principal axis, after refraction it will pass from the focus। वैसे ही अगर यही कंसेप्ट हम कॉनकेव लेंस में देखें कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन it will move away from the normal, मतलब डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग है तो भैया ये तो दूर चला जाएगा, बट अगर इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो इट विल पास फ्रॉम द फोकस, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, जो पहला रूल मैंने आपको समझाया रिफ्रैक्शन का वो यही था कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्वेक्स लेंस में वो कन्वर्ज होके फोकस से पास हो जाएगी। कॉनकेव लेंस जो कि डाइवर्जिंग लेंस है उसमें ऑब्वियसली वो डाइवर्ज हो जाएगी, बट वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करें तो वो फोकस से पास होगी। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हैं। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरा रूल ये है कि अगर रे ऑफ लाइट कहीं दूर से आ रही है एंड passes from the focus after refraction, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये कॉन्वेक्स लेंस की बात है। अगर यही चीज हम कॉनकेव में देखें तो अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आ रही तो आफ्टर रिफ्रैक्शन अब वो फोकस के पास नहीं जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल हो जाएगी। पर अगर कायदे से देखा जाए, अगर ये लेंस नहीं होता तो इट हैव बीन पास्ड फ्रॉम F2, F2 से पास हो चुकी होती। तो ये सेकेंड रूल हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रूल ये है कि अगर रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट रे पोल से पास हो रही है तो वो अपने पाथ से डिविएट नहीं होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो उसी पाथ में आगे बढ़ जाएगी जिस पाथ से वो आई है।
एंड सेम इज विथ कॉनकेव लेंस ऑल्सो, जिस पाथ से वो आई है, पोल से पास होने के बाद वो अपने पाथ से डिविएट नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन, तो जैसा हमने मिरर में पढ़ा था, आप लोग को याद होगा, पहले ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज फोकस पे बनी थी। ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा पास लेके आ गए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज सी और एफ के बीच में बनी थी। फिर हम ऑब्जेक्ट को सी पे लेके आए थे तो उसकी इमेज सी पे बनी थी। फिर हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लेके आए थे तो इमेज बियॉन्ड सी बनी थी। जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे लेके आए तो इमेज बहुत दूर बनी, इन्फिनिटी पे बनी थी। फिर जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में लेके आए तो इमेज वर्चुअल बनी थी। यही हमने पढ़ा था मिरर में। अब यही कंसेप्ट हम लेंस में भी फॉलो करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी जो रेज हैं दे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होके फोकस पे मीट करेंगी। आप देख सकते हैं F2 पे सब मिल रही है, मतलब जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। याद करना है बच्चों ये आप लोग को, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आए, बियॉन्ड सी, यानी कि 2F1 के जस्ट पीछे। तो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रूल हमने पढ़ा था, और पैरेलल रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद इट विल पास फ्रॉम F2, फोकस से पास होगी। फिर जो दूसरा रूल है उसमें जो सेकेंड रे है इट विल जो सेकेंड रे है it will pass from the pole and will go in the straight line। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं वहीं पे आपका इमेज भी फॉर्म हो गया है। आप देख सकते हैं इमेज का साइज छोटा है, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है और थोड़ी सी छोटी है ऑब्जेक्ट से, इसलिए डिमिनिश्ड लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आए। अब हम ऑब्जेक्ट को C1 के ऊपर रख रहे हैं, जिसे आप 2F1 भी बोलते हैं, फोकस का दुगना। तो जब आप ऑब्जेक्ट को C1 पे रखेंगे तो एक रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो F2 से गुजरेगी, और एक जा रही है पोल से जो कि सीधा सीधा चली जाएगी। जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगी। और याद रखिएगा बच्चों, जितना साइज इसमें ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इमेज का भी होता है।
बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ पर फॉर्म होगी? 2f2, यानी कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी। जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे होगा यानी 2f1 पे, तो इमेज भी कर्वेचर पे ही बनेगी यानी 2f2 पे। आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आए। When object is between 2f1 and f1, C और F के बीच में एक रे है पैरेलल, आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्रैक्शन होगा और F2 से गुजरेगी। एक पोल से गुजर रही है तो वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी और जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे वहां पे इमेज बन जाएगी। आप देख सकते हैं इमेज जो है वो F2 के बियॉन्ड बनी है, F2 के पीछे बनी है, मतलब कर्वेचर के पीछे। अब आप अगर देखेंगे तो इमेज का जो साइज है वो बड़ा है, इट इज एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं F1 पे, एक रे पैरेलल जो कि आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल मूव फ्रॉम F2, और एक है पोल से जो गुजर रही है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब आप देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कहीं इन्फिनिटी दूर कहीं पे होगी, मतलब हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आते हैं, फोकस और पोल के बीच में एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल पास फ्रॉम फोकस। ठीक है, यहाँ से भी ऑब्जर्व हो रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब कभी मिलेंगे ही नहीं तो इमेज फॉर्म होगी ही नहीं। तो इनको वर्चुअली पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है जिस पॉइंट पे ये मीट हो रही है वही पॉइंट पे इमेज बन रही है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों तो जो इमेज फॉर्म हो रही है काफी बड़ी है, इट इज एनलार्ज, पर इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, नकली इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें बच्चों तो फिर से हमने इसमें 6 रूल देखे हैं। देखिए ऑब्जेक्ट पहले दूर था इन्फिनिटी पे तो इमेज F2 पे बनी, ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया 2F1 के पीछे तो इमेज F2 और F1 के बीच में बनी। अब ऑब्जेक्ट और नजदीक आया यानी कि कह लीजिए 2F1 पे सेंटर पे, तो जो इमेज फॉर्म हुई वो भी 2F2 पे ही फॉर्म हुई, सेम साइज। ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में है तो इमेज जो है वो बियॉन्ड F2 है, बड़ी है साइज में। फिर फोकस पे है तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, और अगर F1 और पोल के बीचों बीच है तो जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल यानी कि एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम बात करते हैं इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। अभी जो हमने रूल्स पढ़े, इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, वो हमने कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ा था जिसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे होता है तो जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी ऑब्वियसली, पर वो वर्चुअल बनेगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं डायग्राम में जो रेज आ रही हैं वो सब डाइवर्ज हो जा रही है, तो इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया है टू मीट एट F1। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्वियसली वो हाईली डिमिनिश्ड तो होगी पर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। फिर ऑब्जेक्ट को अगर हम और नजदीक ले आए, यानी
फोकस के पीछे, बियॉन्ड फोकस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और एक रे जो है इट इज पासिंग फ्रॉम पोल। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, इसे बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट पर छोटे साइज की इमेज फॉर्म हो चुकी है। अब इसमें भी साइन कन्वेंशन है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस में भी वही सेम रूल है। लेफ्ट हैंड साइड का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा, राइट हैंड साइड अगर डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो पॉजिटिव, इमेज नेगेटिव होगी। लेंस जैसे मिरर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/m, इसमें माइनस जुड़ गया है। मैग्निफिकेशन भी आप पढ़ चुके हैं मिरर में, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi/ho। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है जो आपने मिरर में भी पढ़ा था, -v/u, माइनस जोड़ा था अपन, पर अब आपको माइनस नहीं जोड़ना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है hi/ho इज इक्वल टू v/u। ठीक है, अब इन चारों में से आपको कोई 3 चीजें दे दी जाएगी और बाकी एक चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे ही बच्चों पावर ऑफ लेंस, याद रखिएगा इस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। पावर ऑफ लेंस, सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देखें तो पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पर याद रखिएगा बच्चों, फोकल लेंथ अगर आपको सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या किलोमीटर में दियो, आपको ये याद रखना है कि यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। जब तक आप उसे मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पावर का आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो पावर इक्वल्स टू 1/f एंड f शुड बी इन मीटर। अब पावर का जो SI यूनिट है वो है डायोप्टर, D से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter। ठीक है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस जो पहनते हैं चश्मे में उनका पावर पॉजिटिव होता है, और जो कॉन्केव लेंस पहनते हैं चश्मे में उनका पावर हमेशा नेगेटिव होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर खत्म होता है। कल मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बच्चों, आप लोग को न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व कराऊंगा मैं सारे। कोई भी डाउट होता है इन केस बच्चों तो आप मुझसे पूछिएगा, कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ curvature, radius of curvature of a spherical mirror, आपको मिरर दिया हुआ है स्फेरिकल में, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है वो यहाँ नहीं दिया हुआ, बस ये कहा गया है स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। आपको कहा गया है फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है स्फेरिकल मिरर का, और आपको कहा गया है कि आपको फोकल लेंथ ढूंढना है। तो हमें पता है कि जो फोकस होता है, जो फोकल लेंथ होती है इज half of the radius of curvature।
रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ये एक फॉर्मूला है सिंपल सा। द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर फोकल लेंथ को आप f मानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r मानते हैं अपॉन 2, और r आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर अपॉन 2, दैट इज आंसर इज 10 सेंटीमीटर। तो आपकी जो फोकल लेंथ आपको ढूंढनी थी वो कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इजी। अगर आया तो ये 1 मार्क क्वेश्चन रहेगा। वैसे ही एक सिंपल सा क्वेश्चन और दिया हुआ है। आपको कहा गया है if the focal length of a concave mirror, कॉन्केव मिरर की आपको फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। इसमें कहा गया है where the object should be placed, हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें to obtain an image। आपको इमेज चाहिए उसकी रियल inverted and of same size। तो आपको कहा गया है, अगर आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करें बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये कहा गया है कि आपको एक कॉन्केव मिरर दिया है। पहली बार तो जैसे ही हम कॉन्केव मिरर लिख रहे हैं हमारे दिमाग में काफी सारी चीजें आ जानी चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस से ही बनेगा। क्या आएंगी हमारे दिमाग में चीजें कि कॉन्केव मिरर है मतलब कन्वर्जिंग मिरर होगा अंदर की तरफ। दिस इज योर कॉन्केव मिरर, अंदर की तरफ झुका होता है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल। ये जो कॉन्केव मिरर है कायदे से देखा जाए तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच एफ होता है यानी फोकस। तो ये आप डायग्राम बना रहे हैं। अब आपको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी गई, मतलब F से P तक की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। F से P का डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होगा? हमें ये कहा गया है कि वेयर वी शुड प्लेस द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इस डायग्राम में, इस फिगर में हम कहां प्लेस करें ताकि जो इमेज है वो रियल हो, इन्वर्टेड हो और सेम साइज की। तो बच्चों आपने टोटल 6 केसेस पढ़े थे कॉन्केव मिरर के, अगर आपको याद हो तो आपने 6 केसेस पढ़े। पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, फिर बियॉन्ड सी होता है, फिर सी पर होता है, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे और फिर एफ और पी के बीच में। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है, सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है, तब जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट।
हमें चाहिए रियल और इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में तो नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें ताकि सेम साइज की इमेज भी बने। तो जैसा मयूरेश ने चैट में आंसर दिया है कि ऑब्जेक्ट को आप सी पे रखेंगे, तो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट सी, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी पे रखना पड़ेगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, मिरर पे टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस, फोकस से गुजर जाएगी। वैसे ही एक फोकस से पास होगी और आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आप देखेंगे बच्चों कि ये जो इमेज है वो फॉर्म हो जाएगी एट सी, सेम साइज की होगी। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें बच्चों, तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट सी, then image will be also at C, real and invert of same size। अब ऑब्जेक्ट को आप सी पे तो रख रहे हो, सी की लेंथ क्या होगी? सी is the radius of curvature which is twice of f, फोकल लेंथ का दोगुना। तो r कितना हो जाएगा? 2 into 10 सेंटीमीटर, यानी r will become 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट should be placed, object should be placed 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो आपको ये पता चल गया कि फोकल लेंथ जो है वो 10 है और फोकल लेंथ का दुगना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो गया, तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई भी डाउट है आप चैट में लिख के पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सर सर अब आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
find the size, nature and position of the image. Form when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. Or focal length 10 सेंटीमीटर। आपको कहा गया है बच्चों कि find the size, nature and position of the image formed when an object of size 1 centimeter, ऑब्जेक्ट का साइज आपको दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब आपको हाइट दी है ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है और आपको फोकल लेंथ भी दिया और आपको मिरर भी पता है। ये सारी चीजें आपको गिवन है। मिरर है आपका कॉन्केव मिरर, कॉन्केव यानी कन्वर्जिंग, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये बीचों बीच इसके पोल होगा, F होता है और F का दुगना C होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको क्या क्या गिवन है पहले तो आप वो लिख लीजिए। आपको दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर आपको दिया गया है, find the size, nature and position of the image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter, मतलब आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u भी दिया हुआ है, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर from the concave mirror of focal length f dv at 10 centimeter, we have to find the image distance, यही बोला है आपको इमेज डिस्टेंस यानी पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि इमेज डिस्टेंस ढूंढना है। ऑब्वियसली नेचर ऑफ द इमेज रियल इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट और वर्चुअल होगी, ये भी आपको ढूंढना है और आपको साथ में साइज भी ढूंढना है, मतलब HI भी फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज भी ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अगर ऑब्जर्व करें, हमने एक रूल पढ़ा था बच्चों साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, मतलब जो फोकल लेंथ है बच्चों f वो नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ विल बी माइनस, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ऑब्वियसली कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ कहीं होगा, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो भी माइनस होगा, यानी u के आगे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू मिरर
फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला के हिसाब से, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/u की जगह -15 इक्वल्स टू 1/-10, ये हो जाएगा 1/v प्लस इनटू माइनस विल गिव यू -1/15 इक्वल्स टू -1/10। ये -1/15 अपनी साइड चेंज करेगा और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/15 -1/10। तो अगर इसे आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपको v मिल जाएगा -30 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका डिस्टेंस आ गया, इमेज का डिस्टेंस इस तरफ आ रहा है, माइनस में नेगेटिव है, मतलब इस तरफ इमेज बनेगी। अगर मिरर के पीछे बनती तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता, पर इस तरफ बन रही है, माइनस में है, इस तरफ बन रही है, तो ऑब्वियसली ये आपने पोजीशन ढूंढ ली है। नेचर क्या होगा, नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन आपने ढूंढ ली है बच्चों, पोजीशन ऑफ द इमेज इज -30 सेंटीमीटर इज द पोजीशन। नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपको ढूंढना है HI, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज। तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO इज इक्वल टू -v/u। आपको याद होगा बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, HI यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसमें आपको HI फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज ढूंढनी, माइनस v यानी कि माइनस ऑफ -30 अपॉन u कितना, u आपको दिया हुआ है -15 इनटू HO जो यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपको दी हुई है 1, देखिए माइनस कट जाएगा, 15 1 का 15 2 का, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आपको मिल गई बच्चों 2 सेंटीमीटर। माइनस में आएगी, माइनस में इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर नीचे की तरफ हाइट है तो वो माइनस में आएगी, ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ होती है वो प्लस में होती है। तो आपको 3 चीजें ढूंढनी थी, साइज ऑफ द इमेज यानी कि हाइट आपने ढूंढ ली है 2 सेंटीमीटर, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजीशन यानी कि उसकी मिरर से दूरी जो कि आपने 30 सेंटीमीटर ढूंढ ली। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं।